पहले तो सुशील मोदी जी को जो राजनीतिक वनवास में भारतीय जनता पार्टी ने भेजा है उसका वो कोफ्त समय समय पर वो निकालने की कोशिश करते हैं। नीतीश कुमार जी का नाम लेकर के ही उन्हें सुर्खियां मिल सकती हैं। खबरों में बने रहने के लिए किसी बड़े नेता का नाम लेना पड़ता है और ये उनकी व्यवस्था है कि नीतीश कुमार जी के खिलाफ वो अगर नहीं बोलेंगे तो उनके इतने गहरे संबंध रहे हैं कि उन पर किसी का यकीन नहीं होगा। और शायद उनकी पार्टी में उन्हें किनारा पकड़ाने के पीछे भी वजह यही थी कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता कम थे, वो जनता दल यूनाइटेड के ज्यादा करीब थे। लेकिन ऐसे बयानों से वो अपनी छवि का क्षरण करा रहे हैं, अपना व्यक्तित्व तो और वो छोटा कर रहे हैं। सांगठनिक पदों पर इस तरह की घटिया राय और इतने लंबे राजनीतिक जीवन के बाद अनाप शनाप बोलने से उनके व्यक्तित्व में निश्चित तौर पर जो एक गिरावट देखी जा रही है उसकी भरपाई निकट भविष्य में उनके लिए संभव नहीं है। एक बात बिल्कुल साफ है, सीट शेयरिंग को लेकर हर पार्टी की अपनी दावेदारी होती है। जैसे ही सीटों की साझेदारी को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर के आधिकारिक फैसला हो जाएगा, उसके बाद ऐसे बयानों का कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए इसे एक ऐसे परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए कि वहां कांग्रेस भी एक पार्टी है, टीएमसी एक बड़े स्टेक होल्डर के तौर पर है वहां, तो इस तरह की बातें आती रहती हैं, ये सामान्य है। इसको बहुत ज्यादा इसको बढ़ा चढ़ाकर देखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, हमारी जो परंपरा है, हम कुछ भी बोलते हैं, वाणी संयम बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन कई बार शब्द जुबान से फिसलते हैं और जितेंद्र आव्हाड ने इसके लिए माफी मांग ली है और इसलिए इस पर अब सियासत की कोई गुंजाइश नहीं बननी चाहिए। देखिए, एजेंसियों को सांप सूंघ जाएगा अगर उन्हें कहा जाए कि वो अडानी के खिलाफ कोई कार्रवाई करें, वो अजीत पवार के खिलाफ कार्रवाई करें, हसन मुश्रीफ के खिलाफ कोई कार्रवाई करें, मुकुल राय, शुभेंदु राय जैसे नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई करें, हिमंता बिस्वा शर्मा उनके रडार पर कभी आ जाए, ये चीजें संभव नहीं है। अब ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की कार्यप्रणाली को लेकर आम लोग भी अब समझने लगे हैं कि जिन लोगों से नरेंद्र मोदी जी और उनकी पार्टी को खतरा है, उन सब पर दबाव बनाने के लिए इन एजेंसीज का वो लगातार दुरुपयोग करा रहे हैं। देखिए, पहले तो सुशील मोदी जी को जो राजनीतिक वनवास में भारतीय जनता पार्टी ने भेजा है उसका वो कोफ्त समय समय पर वो निकालने की कोशिश करते हैं। नीतीश कुमार जी का नाम लेकर के ही उन्हें सुर्खियां मिल सकती हैं। खबरों में बने रहने के लिए किसी बड़े नेता का नाम लेना पड़ता है और ये उनकी व्यवस्था है कि नीतीश कुमार जी के खिलाफ वो अगर नहीं बोलेंगे तो उनके इतने गहरे संबंध रहे हैं कि उन पर किसी का यकीन नहीं होगा। और शायद उनकी पार्टी में उन्हें किनारा पकड़ाने के पीछे भी वजह यही थी कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता कम थे, वो जनता दल यूनाइटेड के ज्यादा करीब थे। लेकिन ऐसे बयानों से वो अपनी छवि का क्षरण करा रहे हैं, अपना व्यक्तित्व तो और वो छोटा कर रहे हैं। सांगठनिक पदों पर इस तरह की घटिया राय और इतने लंबे राजनीतिक जीवन के बाद अनाप शनाप बोलने से उनके व्यक्तित्व में निश्चित तौर पर जो एक गिरावट देखी जा रही है उसकी भरपाई निकट भविष्य में उनके लिए संभव नहीं है। एक बात बिल्कुल साफ है, सीट शेयरिंग को लेकर हर पार्टी की अपनी दावेदारी होती है। जैसे ही सीटों की साझेदारी को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर के आधिकारिक फैसला हो जाएगा, उसके बाद ऐसे बयानों का कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए इसे एक ऐसे परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए कि वहां कांग्रेस भी एक पार्टी है, टीएमसी एक बड़े स्टेक होल्डर के तौर पर है वहां, तो इस तरह की बातें आती रहती हैं, ये सामान्य है। इसको बहुत ज्यादा इसको बढ़ा चढ़ाकर देखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, हमारी जो परंपरा है, हम कुछ भी बोलते हैं, वाणी संयम बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन कई बार शब्द जुबान से फिसलते हैं और जितेंद्र आव्हाड ने इसके लिए माफी मांग ली है और इसलिए इस पर अब सियासत की कोई गुंजाइश नहीं बननी चाहिए। देखिए, एजेंसियों को सांप सूंघ जाएगा अगर
उन्हें कहा जाए कि वो अडानी के खिलाफ कोई कार्रवाई करें, वो अजीत पवार के खिलाफ कार्रवाई करें, हसन मुश्रिक के खिलाफ कोई कार्रवाई करें, मुकुल राय, शुभेंदु राय जैसे नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई करें, हिमंता विश्वा शर्मा उनके रडार पर कभी आ जाए, ये चीजें संभव नहीं है। अब ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की कार्यप्रणाली को लेकर आम लोग भी अब समझने लगे हैं कि जिन लोगों से नरेंद्र मोदी जी और उनकी पार्टी को खतरा है, उन सब पर दबाव बनाने के लिए इन एजेंसीज का वो लगातार दुरुपयोग करा रहे हैं।